वेलकम बच्चों। तो आज हम EMI यानी कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस का यूनिट 4 कवर करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। तो देखो, हमारे पास जो ये सब्जेक्ट होता है ना, इसमें ना बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अच्छा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे अब हम स्केल की हेल्प से तो इलेक्ट्रिकल करंट कितना फ्लो हो रहा है, या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, या उसकी रेजिस्टेंस क्या है, हम ये मेजर नहीं कर सकते with the help of a normal scale. So we need different types of instruments, and that instruments we are going to study here. तो इस चैप्टर में बेसिकली हम मैगर, अर्थ टेस्टर, मल्टीमीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, CT एंड PT, इन सब के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ अवर मैगर। अभी मैगर क्या होता है? मैगर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सपोज वी वांट टू चेक वेदर द इंसुलेशन ऑफ मोटर और केबल इज़ गुड और डैमेज। कि जो इंसुलेशन है हमारे किसी भी मोटर की या फिर किसी भी केबल की, किसी भी वायर की, क्या वो सही है या वो डैमेज्ड है, उस पर्पज़ के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मैकर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप आगे भी देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमने डेफिनेशन में, इट चेक्स वेदर द इंसुलेशन ऑफ वायर्स, मोटर केबल्स और ट्रांसफॉर्मर्स इज़ गुड और डैमेज्ड। ठीक है, दी रेजिस्टेंस मैयर्ड इज़ वेरी हाई। अब यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस मैयर करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, मेगा ओम्स में होती है, और इसलिए इसको मैगर भी कहा जाता है। बिकॉज मेगा प्लस ओम इज इक्वल टू मैगर, मेगा प्लस ओम इज इक्वल टू मैगर, इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। ठीक है, अभी देखो इसके कंस्ट्रक्शन के मेन पार्ट्स देखते हैं क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होती है, हैंड ड्रिवन जनरेटर होता है, डिफ्लेक्टिंग कॉइल होती है, कंट्रोल कॉइल होती है, पॉइंटर एंड स्केल होता है। अभी देखो जो इसमें मूविंग कॉइल्स होती हैं ना, जो मतलब मूविंग कॉइल्स होती हैं, अभी देखो यहाँ पे एक प्रेशर करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। तो करंट कॉइल जो होती है ना हमारी, करंट कॉइल का मतलब है कि वो करंट की डिफ्लेक्शन के बारे में हमें दिखाएगी। प्रेशर कॉइल हमें क्या बोलते हैं, वोल्टेज को दिखाती है। बिकॉज वोल्टेज इज ए प्रेशर, है ना, वोल्टेज का एक तरह का प्रेशर होता है जो करंट को ड्राइव करता है सर्किट में। और एक स्केल तो देखो आपको पता ही है, लगा ही होगा, जो कि हमें दिखाएगा कैसा है कैसा नहीं है ना। उसके बाद देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। वर्किंग प्रिंसिपल अगेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन वी रोटेट द हैंडल ऑफ मैगर इट प्रोड्यूस DC वोल्टेज। ठीक है, तो जब भी हम इसका हैंडल को क्या करते हैं, हैंडल होता है ना इसमें एक, उसको हम घुमाते हैं ऐसे, मतलब हम उसको ऐसे मान लो रोटेट करते हैं हैंडल को। यहाँ पे मान लो एक ऐसे हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, इस हैंडल को हम ऐसे 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 रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा कि जो मैगर है हमारा, इसमें DC वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, और ये जो DC वोल्टेज है ये अप्लाई करेंगे हम किस पे? इंसुलेशन पे। अगर तो इंसुलेशन सही हुई, है ना, अगर इंसुलेशन सही हुई, वेरी लिटिल करंट विल फ्लो, बहुत कम करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि यार रेजिस्टेंस रोक लेगी। क्यों? V इज इक्वल टू IR होता है ना, हमने ओम्स लॉ तो पढ़ा ही हुआ है, V इज इक्वल टू IR। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। तो V अपॉन I, तो देखो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे को उल्टा हो गए ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट फ्लो कम करेगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब कि उसकी इंसुलेशन सही है। अगर रेजिस्टेंस जो होगी वो डैमेज्ड होगी तो मोर नंबर ऑफ करंट विल फ्लो, दैट मीन्स द रेजिस्टेंस बिकम्स लो एंड द इंसुलेशन इज डैमेज्ड। तो ये होता है दी पॉइंटर्स मूव्स एंड शोज दी इंसुलेशन। देखो अभी यहाँ पे आप पॉइंट्स भी देख सकते हो। करंट फ्लो थ्रू दी इंसुलेशन, इफ इंसुलेशन इज गुड वेरी स्मॉल करंट, हाई रेजिस्टेंस, इफ इंसुलेशन इज डैमेज्ड मोर करंट, लो रेजिस्टेंस। द पॉइंटर मूव्स एंड शोज द इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैगर को अब हम यूज़ कैसे करते हैं ना। मैगर को यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। देखो, डिस्कनेक्ट दी सप्लाई को, हमको तार की जो वायर की सप्लाई उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। मैगर के टर्मिनल कनेक्ट करके हैंडल जो है हमारा स्विच ऑन करके, हैंडल को हमको क्या करना है, हैंडल को हमको रोटेट करना है, रोटेट करना है, और इंसुलेशन की जो रेजिस्टेंस की रीडिंग्स आएगी उसको हमको नोट डाउन कर लेना है। अब इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है इसकी रीडिंग्स की? देखो सिंपल सी है, ज़्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है। हाई रेजिस्टेंस इज इक्वल टू गुड इंसुलेशन, लो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लीकेज और फॉल्टी इंसुलेशन। अभी इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं? मैगर्स इज यूज टू केबल टेस्टिंग, मोटर इंसुलेशन टेस्टिंग, ट्रांसफॉर्मर इंसुलेशन टेस्टिंग, हाउस वायरिंग टेस्टिंग। जहाँ पे मेगा ओम्स में हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, मतलब यह रेजिस्टेंस हमें चेक करनी होती है, तो वहाँ पे केबल हाई वोल्टेज केबल्स में चेक होती है, मोटर की इंसुलेशन में चेक होती है, ट्रांसफार्मर में, हाउस वायरिंग में भी हम
चेक कर सकते हैं। बेसिकली लोग मैगर यूज़ करते हैं हाउस वायरिंग में भी चेक करने के लिए प्रॉपर, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब आप इजीली कहीं से भी ले जा सकते हो। एक ऐसा मतलब होता है मैगर, ठीक है, ऐसे जैसे मल्टीमीटर होता है ना, आपने यहाँ एनालॉग मीटर देख रखे होंगे, वैसे शेप का होता है, छोटा सा पोर्टेबल, आप लेके आ जा सकते हो। एक्यूरेसी हाई होती है, इजी टू यूज़ होता है, मेजर हाई रेजिस्टेंस। नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो मल्टीमीटर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस हम मेजर नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये बेस्ट रहता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दी अवर मैगर। नेक्स्ट इज़ अवर अर्थ टेस्टर, ठीक है। अभी देखो मैगर का बेसिकली मतलब क्या है, मेगा रेजिस्टेंस मीटर। अगर आप एक बात में याद रखना चाहो, है ना, मेगा रेजिस्टेंस मीटर। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा अर्थ टेस्टर, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो व्हाट इज़ अर्थ टेस्टर? अर्थ टेस्टर इज़ यूज टू मेजर अर्थ रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको पता होगा, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो। जो हमारी अर्थिंग करते हैं हम, प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के लिए। तो अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको क्या हम बोलते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर या फिर अर्थ टेस्टर्स, ठीक है, अर्थ टेस्टर, ठीक है। इफ़ चेक्स वेदर ग्राउंडिंग अर्थिंग इज़ प्रॉपर और नॉट। सिंपल सा इसका मतलब काम है कि जो हमारी अर्थिंग हुई है, ग्राउंडिंग हुई है, वो सही हो रखी है नहीं। जैसे हम घर की अर्थिंग करते हैं ना या ग्राउंडिंग करते हैं, तो उसको चेक किया जाता है कि वो सही हुई है कि नहीं। गुड अर्थिंग प्रोटेक्ट्स, अभी गुड अर्थिंग होती है वो क्या प्रोटेक्ट करती है, ह्यूमंस को शॉक से, इक्विपमेंट्स को और बिल्डिंग्स को, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, इसमें भी देखो करंट कोयल, प्रेशर कोयल होती है। बेसिकली देखो, अगर रेजिस्टेंस की बात आ रही है, वहाँ पे करंट और प्रेशर जरूरी रहेगा। एक जनरेटर होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक स्केल होता है। स्केल आपको पता ही है क्या होता है ना, ठीक है। अभी देखो आइडियल अर्थ रेजिस्टेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायरिंग में ये 5 ओम होना चाहिए, पावर स्टेशन में 1 ओम होना चाहिए। ये वैल्यूज़ हमको बता दी गई कि ये वैल्यूज़ होनी ही चाहिए, तभी हमारा सही से अर्थिंग वर्क करेगा, है ना। तो अभी उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ इसके नीचे एप्लीकेशंस हैं, है ना। एप्लीकेशंस में क्या है, सब स्टेशंस पे यूज़ होती है, फैक्ट्रीज़ में, होम अर्थिंग, है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। आपकी बुक में हो सकता है और भी कुछ दी हूँ, है ना। अभी देखो उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ देखो, करंट इज पास थ्रू अर्थ इलेक्ट्रोड्स, वोल्टेज ड्रॉप इज मेजर्ड लाइक V इज इक्वल टू IR। उसको ही जब हम इधर से इधर मतलब कि घुमा देते हैं, ये I यहाँ पे जाकर डिवाइड हो जाता है, दैट बिकम्स R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। प्रोसीजर क्या है, इंसर्ट इलेक्ट्रोड इनटू ग्राउंड। अभी होता क्या है, इसका एक इलेक्ट्रोड जो है हम ना, जो अर्थिंग वाली प्लेट होती है उसमें मतलब कि घुसा देते हैं, टेस्टर को कनेक्ट करते हैं, हैंडल को रोटेट करते हैं और रेजिस्टेंस की रीडिंग हमको पता लग जाए। पर लेके देखते हैं, लाइक वोल्टेज की हमारे पास वैल्यू हो 12, करंट की वैल्यू हो हमारे पास 2 एम्पेयर। तो हमको मान लो अर्थ रेजिस्टेंस देखनी है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, है ना। यहाँ पे मैंने C से डिनोट कर दिया, आप I से लिख सकते हो। तो देखो 12/2, दैट इज़ अवर 6 ओम। तो ये 6 ओम आ गई, दैट इज़ नियरली अबाउट, है ना, 5 ओम के थोड़ा आसपास ही है। तो ये ठीक मानी जाएगी, है ना। अर्थ रेजिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको वाइवा में क्वेश्चन आ सकता है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड इक्विपमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। तो ये बात होगी, ठीक है। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मल्टीमीटर। अभी मल्टीमीटर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर और एक होता है हमारे पास डिजिटल। अभी हम इसमें जो ये पर्टिकुलर सिलेबस है, इसमें हमको एनालॉग देख रखा है, आप डिजिटल मल्टीमीटर भी देख सकते हो, ठीक है। क्या होता है, ये एक इसका मतलब पिक्चर है, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके यहाँ चिपका दिया कि आपको पता लगे कि कैसे होता है। देखो इसमें क्या क्या मैयर होता है, वोल्टेज होता है मैयर, करंट मैयर होता है और रेजिस्टेंस मैयर होती है। वोल्टेज, करंट और ये रेजिस्टेंस, ठीक है। यूजिंग है मूविंग पॉइंटर। अभी ये देखो यहाँ पे एक बीच में पतली सी सुई लगी है ना, ये सुई से ही मेजर होता है। सुई से क्या, ये डिफ्लेक्शन शो करता है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, देखो इसमें भी एक परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल मीटर लगा होता है और सिलेक्टर स्विच लगा होता है। ये देखो यहाँ पे जो ये स्विच है, रजिस्टर्स लगे होते हैं। अभी इसके अंदर इंटरनल सर्किट में लगे होते हैं, एक इसके पीछे बैटरी इसको पावर करने के लिए लगी होती है। स्केल और पॉइंटर्स, ठीक है। अभी देखो ये स्केल है यहाँ पे जिस पे रीडिंग्स लगी है और ये पॉइंटर जो घूम रहा है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, करंट थ्रू द कॉइल प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन, डिफरेंट रेंजेस आर सिलेक्टेड यूजिंग रजिस्टर्स। अभी रजिस्टर्स पे हम घुमा घुमा के उसको अलग अलग रीडिंग्स लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग, सर्किट टेस्टिंग, लेबोरेटरी मेजरमेंट। और ट्रबल शूटिंग मतलब क्या है कि देखो मान लो हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट बीच में से, कई बार क्या होता है पूरा सर्किट ख़राब नहीं होता, पूरे सर्किट में कोई एक कैपेसिटर, इंडक्टर, कोई रजिस्टर या फिर कोई मतलब वोल्टेज का सोर्स लगा हो, वो चीज़ें ख़राब हो सकती है, फ्यूज़ वगैरह ख़राब हो सकता है।
या फिर कोई वायर ख़राब हो सकती है, तो उन सबको हम इस मल्टीमीटर को यूज़ करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये मल्टीमीटर का नाम इसलिए है क्योंकि देखो वैसे हम वोल्टेज मीटर है ना, जिसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, करंट के लिए एम्पेयर मीटर अलग अलग यूज़ करते हैं। ये एक कंबाइंड होता है जिसमें सभी कुछ आ जाता है। अभी डिजिटल मल्टीमीटर में क्या होता है, उसमें जस्ट हमको प्रोब्स कनेक्ट करनी है और हम नॉर्मली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी एक नोब होती है घुमाने के लिए, उसकी स्क्रीन बस डिजिटल ही होती है। इसमें जैसे रीडिंग लिखी थी उसमें रीडिंग डिजिटल फॉर्मेट में आती है ना। तो ये था हमारा क्या, मल्टीमीटर। सो नेक्स्ट इज अवर फ्रीक्वेंसी मीटर, डायनेमोमीटर भी बोलते हैं उसको। अभी देखो यार, फ्रीक्वेंसी मीटर आई डोंट थिंक कि बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, डिफ़िकल्ट है ना। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीटर का मतलब क्या है, इट कैलकुलेट्स द फ्रीक्वेंसी। अभी देखो इसके साथ में एक चीज़ लिखी हुई है, दैट इज़ अवर डायनेमोमीटर। ठीक है, डायनेमोमीटर। अभी डायनेमोमीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो और ये कैसे वर्क करता है डायनेमोमीटर का प्रिंसिपल। तो देखो इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है, इसमें जो कॉइल होती है ना अंदर इसके, इसमें करंट फ्लो करता है मूविंग कॉइल्स में। और मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे हमारी बनती है ना मैग्नेट के आसपास, एन और ऐसे 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 फील्ड्स बनती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड, इंट्रैक्शन बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स के बीच की जो इंट्रैक्शन है, ये क्या बनाती है, ये बनाती है टाउ। टाउ इज़ व्हाट, टॉर्क। टॉर्क ये जनरेट करती है। तो पॉइंटर मूव्स एंड इंडिकेट्स पावर। ठीक है, तो पॉइंटर मूव करता है और इसमें अगर पावर फैक्टर वाला मीटर है हमारा तो पावर फैक्टर बताएगा, ये फ्रीक्वेंसी वाला है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताएगा। अब वर्किंग प्रिंसिपल देख लो, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर प्रिंसिपल, डिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन सप्लाइड फ्रीक्वेंसी। एप्लीकेशंस पावर स्टेशन में यूज़ कर सकते हो, एसी सप्लाई मॉनिटरिंग के लिए, या फिर लेबोरेटरीज में। अभी देखो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। अभी आपने देखा होगा जैसे इंडिया में, देखो इंडिया में क्या है, 50 हर्ट्ज़ की है ना सप्लाई, तो ये हमें हमेशा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की ही दिखाएगा मीटर पे। और जैसे बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि 60 हर्ट्ज़ पे चीज़ें काम करती हैं। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ साइकिल इन अ सेकंड, है ना। तो जैसे कुछ कंट्रीज़ में ना 60 हर्ट्ज़ पे सप्लाई चलती है, तो वहाँ के मीटर्स 60 हर्ट्ज़ दिखाएंगे। हमारे में 50 हर्ट्ज़ चलता है एसी सप्लाई, तो हमारे 50 हर्ट्ज़ दिखाएगा। तो ये है। और इसका हम मतलब कि कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसका हम लोड मॉनिटरिंग के लिए, मतलब कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है लोड के अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं, उसमें इसका हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारी बात होगी अब किसकी, फ्रीक्वेंसी मीटर की। चलिए अभी इसके आगे देखते हैं हमारे पास अगला कौन सा मीटर है। तो चलिए अगला है अपना सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर। अभी आप लोग कहोगे कि ये पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर मीटर क्या होता है। ठीक है, तो देखो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, है ना। वेट मैं जूम करता हूँ इसको थोड़ा। सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू measure द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज एसी सप्लाई। सिंगल फेज एसी सप्लाई का क्या मेजर करने में हेल्प करता है, ये हमको मेजर करने में हेल्प करता है एसी सप्लाई। ठीक है, अभी एसी सप्लाई को मेजर करने में ये हेल्प तो कर रहा है, बट कैसे, है ना। तो देखो पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है, वैसे आई थिंक आपको पावर फैक्टर के बारे में तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको एक इजीली बता देता हूँ कि व्हाट इज़ पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर टेल्स हाउ एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल पावर इज़ यूज्ड, कि जो हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को, वो कितने इफेक्टिवली, कितने एफिशिएंटली यूज़ हो रही है। मतलब उसके बीच में, मतलब जैसे मान लो हमने 220 वोल्ट भेजी, तो क्या पूरी 220 यूज़ हो रही है या 190 हो रही है, 180, मतलब उसका एक रेशो होता है जो हमें बता देता है कि हमारी सही है पावर फैक्टर, सॉरी पावर की वैल्यू की नहीं। ठीक है, तो अभी वो कैसे ये हमको बताता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो पावर फैक्टर की दो ही वैल्यूज़ होती है, ये 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करता है, लाइक 0, 0.1, 0.5, 0.6, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ए हायर पावर फैक्टर इंडिकेट्स बेटर एफिशिएंसी एंड पावर लॉस। मतलब देखो अगर आपका पावर फैक्टर 1 है, जो कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, दैट इंडिकेट्स इट्स एफिशिएंसी इज़ हायर एंड पावर लॉस इज़ लेस। ठीक है, अभी देखो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज एसी सर्किट। इट डायरेक्टली इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑन इट्स स्केल। उस पर ये बताता है वैल्यू, है ना। पावर फैक्टर का किस चीज़ का रहता रेशो होता है, ट्रू पावर टू एपरेंट पावर। ठीक है, इन दोनों पावर्स का ये रेशो होता है। और पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू कॉस फाइव, दैट इज कॉस। ठीक है, कॉस फाइव। तो अभी देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ट्रू पावर और अपरेंट पावर, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो देखो अपरेंट पावर का मतलब क्या होता है, अपरेंट पावर इज़ दी पावर सप्लाइड, है ना,
पावर सप्लाइड या सप्लाइड पावर, कि हमने कितनी पावर सप्लाई की हमारे सर्किट को। ट्रू पावर क्या होती है? पावर कंज्यूम्ड, पावर कंज्यूम टू डू दी यूज़फुल वर्क। अब जो पावर कंज्यूम हो रही है वो ट्रू पावर होती है। एपरेंट पावर जो हमने सप्लाई की है, अभी उसके बीच का जो फेज मतलब उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, दैट इज़ अवर कॉस फाई। ठीक है, तो अभी देखो पावर फैक्टर मीटर जो है वो कैसे बना होता है, इसमें मेन पार्ट्स होते हैं। फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लोड करंट। उसके बाद मूविंग कॉइल माउंटेड ऑन स्पिंडल एंड कनेक्टेड अक्रॉस दी सप्लाई वोल्टेज, तो ये सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड होती है। पॉइंटर जो इंडिकेट क्या करता है? वैल्यूज़। कंट्रोल स्प्रिंग जो प्रोवाइड करते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि टॉर्क को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है इसमें, तभी हमको पता लगेगा। स्केल जिसपे कि कैलिब्रेशन दिखाई जाती है पावर फैक्टर की वैल्यूज़ की। अभी इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। अभी इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर जो है अभी हम पहले भी करके आए हैं कि ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करता है। इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इसमें टॉर्क क्रिएट होती है। उसके बाद क्या होता है कि पॉइंटर मूव्स एंड इंडिकेट्स द पावर फैक्टर डायरेक्टली। अभी देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एसी पावर सर्किट में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिकल लैबोरेटरीज़ में, पावर प्लांट में, लोड मॉनिटरिंग में, हर जगह इसकी यूज़ होती है और हर जगह यूज़ किया ही जाता है आजकल। और क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि हमें क्या करता होता है ये, क्योंकि हमें बताता है कि कितनी इफेक्टिवली हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो कौन कौन से लॉसेस हैं हम उनको मेजर कर सकते हैं। एडवांटेजेस: डायरेक्ट रीडिंग ऑफ पावर फैक्टर, गुड एक्यूरेसी, सिंपल ऑपरेशन यूज्ड इन एसी सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्ट काफ़ी हाई होती है पावर फैक्टर मीटर की, लेस एक्यूरेट होता है, लो पावर फैक्टर। ठीक है, वर्क्स ओनली ऑन एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं करता, क्योंकि देखो इंट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें जो भी सिस्टम होगा वो अल्टरनेटिंग फील्ड पे ही प्रोड्यूस होगा, वो एसी में ही जनरेट होती है। अभी अगेन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेंटेनिंग हाई पावर फैक्टर। ये रिड्यूस क्या करता है? पावर लॉस को। इम्प्रूव क्या करता है? एफिशिएंसी। रिड्यूस क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इम्प्रूव क्या करता है? ये वोल्टेज रेगुलेशन। लो पावर फैक्टर क्या कॉज करता है? देखो ये तो गुड पावर फैक्टर का था। मोर करंट कंजम्पशन, हीटिंग ऑफ इक्विपमेंट, इंक्रीज्ड लॉस, तो ये सब चीज़ें प्रोड्यूस करता है। तो देखो उसके बाद हमारे पास आ गया कि प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए। प्रॉपर कनेक्शन शुड बी मेड, प्रॉपर कनेक्शन हमें बनाने चाहिए। ठीक है, जब भी हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो कनेक्शन है या जॉइंट्स है हमारे वो टाइट होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड विद इन रेटेड लिमिट। अभी ये नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट की रेटेड लिमिट 440 है, तुम उसको सीधा 11,000 वोल्ट से चला दो, ऐसे नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पावर फैक्टर मीटर। नेक्स्ट इज अवर फेज सीक्वेंसर। अभी देखो फेज सीक्वेंसर का मतलब क्या है? सो देखो फेज सीक्वेंसर इंडिकेट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, अभी थ्री फेज में देखो फेज सीक्वेंस होता है यहाँ पे, क्योंकि आर वाई बी तीन वायर्स हम यूज़ करते हैं, रेड येलो ब्लू आर वाई बी, तो ये हमारे इसमें ना फेज सीक्वेंस होते हैं। अभी फेज सीक्वेंस ज़रूरी होने क्यों है? क्योंकि देखो जो फेज सीक्वेंस हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रॉन्ग फेज सीक्वेंस होगा वो क्या करेगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को अलग कर देगा। जैसे आप सब ने अगर इंडक्शन मोटर्स पढ़ रखा है तो उसमें एक टॉपिक आता है स्टार्टिंग एंड रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। उसमें आप क्या करते हो? आप एक फेज चेंजर की हेल्प से फेज के सीक्वेंस को चेंज कर देते हो, जिसकी वजह से डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मोटर की चेंज हो जाती है। तो ये फेज सीक्वेंसर हमें वही डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि क्या फेज सीक्वेंस सही है या नहीं है, क्योंकि अगर फेज सीक्वेंस सही नहीं होगा तो हमारी मोटर डैमेज भी हो सकती है और उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करेगी, जो हमारे किसी काम के भी नहीं होगी। ठीक है, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज फेज सीक्वेंस ऑफ रोटेशन। तो ये यहाँ पे कुछ ऑर्डर देख रखे हैं, आर वाई बी आर, बी आर वाई, अकॉर्डिंग टू नीड ऑब्वियसली, है ना। सो करेक्ट फेज सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ थ्री फेज मोटर्स। तो ये मोटर्स में ही ज़्यादातर यूज़ होता है। डेफिनेशन अगर आपको देखनी है, अगर एग्जाम के लिए देख लो, क्या लिख सकते हो? फेज सीक्वेंस इंडिकेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू आइडेंटिफाई द फेज ऑर्डर ऑफ थ्री फेज सप्लाई। इट हेल्प्स इन चेकिंग वेदर द सप्लाई सीक्वेंस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। अब इसकी नीड क्यों पड़ी? मोटर की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। पंप रोटेट्स इन रिवर्स, क्योंकि जो पंप होते हैं हमारे रिवर्स डायरेक्शन में मतलब कि रोटेट करते हैं अगर हम फेज सीक्वेंस चेंज कर देते हैं तो, है ना। मतलब क्या है, थ्री फेज सिस्टम में अगर हम फेज सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पंप की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मशीन डैमेज हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में फेल। अभी देखो जैसे पंप ऊपर ऐसे मतलब कि मान लो क्लॉकवाइज घूम के, ठीक है, मान लो ऐसे क्लॉकवाइज घूम के ही वो ऐसे एक है
ये क्लॉकवाइज घूम के ही पानी इकट्ठा करेगा, एंटी क्लॉक में मान लो ये नहीं करेगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो इकट्ठा करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया तो ये इकट्ठा नहीं कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो क्या होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, चल के हीट हो जाएगा और ख़राब हो सकता है। ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसमें 3 टर्मिनल इनपुट होती है, जिसमें कौन से फेज़ होते हैं, RYB है ना, 3 फेज़ होते हैं। रोटेटिंग डिस्क या पॉइंटर होता है जो इंडिकेशन किसकी देता है, फेज़ सीक्वेंस की। कॉइल्स होती हैं किसके लिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। कईयों में कैपेसिटर यूज़ किया जाता है फॉर फेज शिफ्टिंग। तो देखो पावर फैक्टर जो होता था हमारा, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी कैपेसिटर यूज़ करना किया जाता था। बट इसमें क्या होता है, इसमें यूज़ किया जाता है फेज को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखो इसका, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हेन 3 फेज सप्लाई इज कनेक्टेड, करंट फ्लोज थ्रू कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, रोटेटिंग टॉर्क इज डेवलप्ड। अब नॉर्मल सी बात है, मान लो ये हमारे पास एक कॉइल है, इसके 2 सिरे हैं, इसमें में हमने क्या है, इसमें हमने सप्लाई किया करंट। अब इसके आसपास क्या हो जाएगी, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बन जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें रोटेटिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगी। तो ये जो रोटेटिंग डिस्क और पॉइंटर्स हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करते हैं एज पर द फेज सीक्वेंस। वर्किंग क्या होती है, वर्किंग कैसे हम करवा सकते हैं, देखो पहले तो क्या है, कनेक्ट इंस्ट्रूमेंट टर्मिनल टू 3 फेज सप्लाई, magnetic field is produced, the rotating element starts rotating, direction of rotation indicates the phase। अभी जिस भी डायरेक्शन में हमने सेट कर रखा होगा, जिसको हमको देखना है, देखो क्लॉकवाइज रोटेशन करेक्ट सीक्वेंस, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रिवर्स सीक्वेंस। तो ये हो गया। फिर टाइप्स ऑफ फेज सीक्वेंसर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, रोटेटरी और स्टैटिक। रोटेटरी में क्या करता है, ये यूज़ करता है रोटेटिंग डिस्क, वर्क्स लाइक एन इंडक्शन मोटर, जैसे इंडक्शन मोटर काम करती है ना। स्टैटिक टाइप में क्या होता है, यूजेस लैंप्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते। ठीक है। लैंप्स या सर्किट, जैसे कि मान लो हमने एक फेज सीक्वेंस के लिए क्या किया, उसमें बल्ब्स लगा दिए कि इस सीक्वेंस में जब ये चलेगा तभी वो बल्ब्स ऑन होंगे, और अगर वो नहीं चलेगा मतलब कि बल्ब्स वैसे नहीं ग्लो करेंगे, तो मतलब है कि वो किस में जा रहा है, वो उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो एप्लीकेशन हम पहले भी देख चुके हैं, चेकिंग मोटर कनेक्शंस है ना, मोटर कनेक्शंस को चेक करने के लिए यूज होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ 3 फेज मोटर, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सब स्टेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल टू यूज़, प्रिवेंट्स रिवर्स मोटर रोटेशन, इम्प्रूव्स सेफ्टी, हेल्प्स प्रॉपर मशीन ऑपरेशन। डिसएडवांटेज, वर्क्स ओनली ऑन 3 फेज सप्लाई, ये तो भाई है डिसएडवांटेज, सिर्फ 3 फेज सप्लाई पे ही वर्क करता है, सिंगल फेज से कोई लेना देना नहीं। इनकोरेक्ट कनेक्शन में गिव रॉन्ग इंडिकेशन, अगर हमने कनेक्शन ही इनकोरेक्ट कर दिए तो हमें इंडिकेशन भी क्या मिलेगी, हमें इंडिकेशन भी हमें रॉन्ग या फिर गलत देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रिकॉशंस कौन कौन सी हमको यूज़ करनी है जब हम इसको बना रहे हों, ये सॉरी जब हम इसको यूज़ कर रहे हों। टर्मिनल्स प्रॉपर कनेक्ट होने चाहिए, 3 फेज सप्लाई ही यूज़ होनी चाहिए, रेटेड वोल्टेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर रेटेड वोल्टेज 440 है मान के चलो, तो 440 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केयर के साथ हैंडल करना चाहिए, क्योंकि देखो 3 फेज की बात है, आप सीधे भगवान के पास जा सकते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंस हम अगेन देख चुके हैं, मोटर रोटेट्स इन द करेक्ट डायरेक्शन, पंप वर्क प्रॉपरली, कन्वेयर बेल्ट मूव प्रॉपरली, इंडस्ट्रियल मशीन प्रॉपरली। रॉन्ग सीक्वेंस से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा हमारा इक्विपमेंट, एक्सीडेंट हो सकता है, प्रोडक्शन का काम रुक सकता है अगर रॉन्ग सीक्वेंस हो जाएगा तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स में हमारे पास देखो 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, दैट इज़ वन इज़ अवर CT, वन इज़ अवर PT। अभी देखो CT होता है करंट ट्रांसफार्मर, PT होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसको प्रेशर कॉइल वाला प्रेशर होता है वोल्टेज में, तो उसे प्रेशर ट्रांसफार्मर भी कई जगह कह देते हैं लिटरली, बट ज़्यादा नहीं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ही ज़्यादातर उसको कहा जाता है। ठीक है। तो बात आ गई अब हमारा करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो इंट्रोडक्शन में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे डेफिनेशन ही आपको सिंपल से बता देता हूँ। करंट ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर दैट रिड्यूसेस हाई अल्टरनेटिंग करंट टू ए लो प्रोपोर्शनल करंट। ठीक है। हाई अल्टरनेटिंग करंट को लो प्रोपोर्शनल कन्वर्ट में चेंज कर देता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो, हाई वैल्यू को ये एम मतलब मैयरेबल करंट, LMC, दैट इज वर्ड यूज फॉर इट इज़ LMC, लो मैयरेबल करंट में ये चेंज कर देता है, जिसके थ्रू हम करंट की वैल्यू मैयर कर पाते हैं। देखो ये इसकी जो CT है, जो यूजुअली जो सेकेंडरी साइड होती है, मतलब प्राइमरी साइड तो देखो हाई करंट ही होगा, सेकेंडरी साइड आउटपुट मिलेगी, तो सेकेंडरी साइड जो है ये हमें 5 एम्पेयर और 1 एम्पेयर या कुछ मतलब इसके आसपास ही वैल्यूज़ हमें शो करता है। ठीक है।
तो अभी इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें तो इसमें देखो प्राइमरी और सेकेंडरी वही जैसे हमारे पास जो नॉर्मल हमारे पास ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन होती है वही होती है। इसमें प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है, या जिसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, और मैग्नेटिक कोर होती है हमारे पास इसमें, ठीक है। तो अभी देखो जैसे कि आपको पता ही है प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, कैरीज फुल लोड करंट, हैज़ फ्यू टर्न्स, समटाइम्स ए सिंगल कंडक्टर एक्ट है। सिंगल कंडक्टर मतलब कि सिंगल ऐसे वायर, वो एक वर्क कर सकती है एज ए प्राइमरी कोइल या प्राइमरी वाइंडिंग आप बोल सकते हो। सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर करना है ना, जिसको मेजर करना है, हैज़ मैनी टर्न्स क्यों, क्योंकि हमको लो बनाना है ना उसको, तो उसके अकॉर्डिंग हम मतलब चेंज करते हैं। तो प्रोड्यूसेस लो करंट आउटपुट, लो करंट आउटपुट ऑब्वियस सी बात है ये प्राइम सेकेंडरी प्रोड्यूस करेगी। मैग्नेटिक कोर होती है, किस चीज़ की बनी होती है, मेड ऑफ लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, प्रोवाइड्स मैग्नेटिक पाथ लॉस, रिड्यूसेस एडी करंट लॉस, है ना, क्योंकि लैमिनेटेड कोर होती है, स्टैंपिंग के थ्रू बनाई जाती है। वो आपको स्टैंपिंग पता होगा, ऐसे पतली 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 शीट्स को आप एक दूसरे के ऊपर रख के हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा दबाया जाता है। उसके बाद वर्किंग क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इट अगेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन हमारा प्रिंसिपल किसका था, म्यूचुअल इंडक्शन हमारा प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का भी था, ठीक है। तो देखो क्या होता है, व्हेन अल्टरनेटिंग फ्लक्स या फिर अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स इट प्रोड्यूस इन द कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाती है। दिस फ्लक्स लिंक्स टू द सेकेंडरी कोइल एंड इंड्यूस करंट्स इन इट। तो यही होता है ना हमारा, ये देखो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा, रुक जाओ मैं तुमको एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ऐसे ही होता था ना हमारा ट्रांसफार्मर, ये हमारी पी यानी प्राइमरी साइड, ये हमारी एस यानी सेकेंडरी साइड। अभी देखो यहाँ पे कॉइल है, ये हमारी मतलब सॉरी वाइंडिंग है प्राइमरी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारी क्या है, ये हमारी है कोर, ये हमारी क्या है, ये इट इज़ अवर कोर। तो अभी कोर में क्या है कि ये देखो यहाँ पे हम जब हाई अमाउंट ऑफ करंट दे रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे वाइंडिंग में टर्न्स थोड़ी कम होंगी ताकि इस पर लो करंट हमारे पास आ सके, है ना। तो अभी देखो इसमें क्या है कि इसमें हम प्राइमरी साइड में पावर देंगे, सेकेंडरी में ऑब्वियसली आ जाएगी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। क्यों, इसमें क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें से जनरेट होगी तो फैराडेज लॉ तो यही कहता है ना कि जब भी किसी कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें क्या जनरेट हो जाएगा, ईएमएफ। तो यहाँ पे वैसे ही करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना सीटी का एक रेशो होता है, करंट और ट्रांसफार्मर का रेशो होता है, तो अभी हम वो देखने वाले हैं कि सीटी का हमारे पास रेशो क्या होता है। 1 मिनट में बस इसको सबको इरेज कर दूँ तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ फिर कि सीटी का रेशो क्या होता है ना। तो अभी देखो सीटी का रेशो, अभी रेशो का मतलब क्या है कि इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच की कैसी चीज़ें होती हैं। तो देखो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, ओ सॉरी मैंने यार पेन ही नहीं सिलेक्ट किया था, आई पी ओवर आई एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। तो इसको हम बोलते हैं हमारा सीटी का रेशो। अभी सीटी के रेशो में इसका आईपी का मतलब क्या है, दैट इज़ अवर द वैल्यू ऑफ प्राइमरी करंट। आईएस का वैल्यू मतलब क्या है, सेकेंडरी करंट। एनपी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉइल्स इन प्राइमरी, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल या फिर प्राइमरी वाइंडिंग। और एनएस का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये एक रेशियो फॉर्मूला है, ये बिल्कुल ऐसे ना वो आप लोग देखते होगे ना ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की, है ना, उसमें हम फाइंड आउट करते थे प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का, है ना, रेशो। तो ये वैसा ही है, ठीक है। अभी देखो इसमें टाइप्स ऑफ फिर कुछ आ जाती हैं कि कितने टाइप्स का सीटीपीटी होता है। तो देखो बार टाइप होता है ना। बार टाइप कैसे होता है कि मतलब बार का मतलब क्या होता है, बार टाइप सीटी, ठीक है। बार टाइप में क्या होता है कि ऐसे मतलब बॉक्स होता है, उसमें एक ऐसे बार सी लगी होती है दोनों साइड, है ना। इसके थ्रू फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और उसके अलावा इसकी और टाइप्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वाउंड टाइप। वाउंड टाइप अब सीटी कैसे होता है, वाउंड टाइप ऐसे होता है, देखो ये गोला, ये इसके बीच में गोला, इसके बीच से वो वायर गुजारते हैं और इसमें ऐसे 2 टर्मिनल्स लगे होते हैं, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया, ये अपना हो गया वाउंड टाइप।
है ना। प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल वाइंडिंग, इसमें प्राइमरी इज ए बार कंडक्टर। जैसे ये देखो एक बार कंडक्टर है, ये क्या है वाइंडिंग है, इसमें ऐसे वाइंडिंग हो रखी है पूरी, है ना। सॉरी हम काफ़ी ऊपर आ गए, वापस नीचे चलते हैं। कहाँ पे गया, हाँ, है ना। अभी इसमें हमारी जो थर्ड टाइप होती है दैट इज़ अवर रिंग टाइप। अभी रिंग टाइप में देखो कैसे होता है हमारा। रिंग टाइप में भी जैसे जो हमारा ये बार टाइप में था ना, उसी के टाइप, सॉरी बार टाइप का बोले, वाउंड टाइप का था, तो वैसे ही होता है। बट इसमें क्या होता है, ये पतला बहुत होता है, बिल्कुल बारीक से, मतलब पतला सा होता है। तो कंडक्टर पासिस थ्रू द रिंग शेप्ड कोर। अभी यहाँ पे रिंग शेप्ड कोर होती है। एप्लीकेशंस क्या है, यूज्ड विद एमीटर्स, प्रोटेक्टिव रिलेज, सब स्टेशंस, एनर्जी मीटर्स, कंट्रोल पैनल, हर जगह यूज़ होता ही होता है। बड़ी बड़ी मशीनरीज को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं उनमें भी यूज़ होता है। एडवांटेजेस यही है कि सेफ मेजरमेंट ऑफ हाई करंट, क्योंकि डायरेक्टली हाई करंट को आप मल्टीमीटर से मेजर करने जाओगे तो आपकी वाट लग सकती है। प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, एक्यूरेट रीडिंग, स्टैंडर्ड इनपुट सॉरी आउटपुट करंट। इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या है जब हम करते हैं, सीटी शुड नेवर बी केप्ट ओपन। सीटी को हमको कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए। क्यों, वेरी हाई वोल्टेज डेवलप, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इसमें डेवलप हो जाती है, इंसुलेशन फेलियर हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो भी हैवी लेवल का इलेक्ट्रिकल शॉक। देयर फॉर सीटी सेकेंडरी मस्ट बी कनेक्टेड टू दी लोड। तो जो हमारी सीटी की वायर्स होती हैं उसको हमको हमेशा लोड से कनेक्ट करके ही रखना चाहिए, ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट भी हो सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इसमें जो टॉपिक है दैट इज़ अवर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दैट इज़ अवर पीटी। अब देखो उसमें सीटी था, सीटी मतलब क्या होता है, सी एन टी करंट। अभी यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अवर पीटी। पीटी का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर दैट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज इनटू लो प्रोपोर्शनल वोल्टेज, या फिर आप बोल सकते हो कि लो मेजरेबल वोल्टेज, जिसको हम मेजर कर सकें इजीली, ये उसको उसमें चेंज कर देता है। क्योंकि हम डायरेक्टली हाई वोल्टेज को तो मेजर कर नहीं सकते, है ना, तो इसलिए ये क्या करता है, ये उसको मेजरेबल लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे यूजुअली सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ पीटी कितनी होती है, 110 वोल्ट। अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ, अगेन ये ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, मैग्नेटिक कोर, सेम ही चीज़ें हैं ये सारी, है ना, ये आप देख लेना इसमें पीपीटी में। तो उसके बाद देखो वर्किंग क्या है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगेन हम इसमें क्या देते हैं, हम इसमें सप्लाई देते हैं, उसके बाद ये वर्क करता है। और इसका भी जो हमारे पास पीटी का रेशो है वो भी सेम है जो हम सीटी में करके आए हुए हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, वोल्ट यूज इन वोल्ट मीटर, यूज इन सब स्टेशन, यूज इन पावर प्रोटेक्शन, है ना, सिंक्रोनाइजेशन सर्किट, ट्रांसमिशन सर्किट। एडवांटेज क्या है, सेफ मेजरमेंट, यार तकरीबन सेम ही है एडवांटेजेस इसकी, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है, पीटी शुड नेवर बी शॉर्ट सर्किटेड। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कभी शॉर्ट सर्किट करके नहीं रखना चाहिए, क्यों, एक्सेसिव करंट फ्लो कर सकता है, ओवरहीट हो सकता है और इससे ये डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब सी टी में तकरीबन सेम। आप देखो सी टी का क्या काम करता है, ये करंट को लो कर देता है, मेजरेबल वैल्यू बना देता है। पी टी का पोटेंशियल है तो वोल्टेज को बना देता है लो। बाकी इसमें सारी तकरीबन इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों की सेम ही सेम है। डिसएडवांटेज में बस ये बात है, उसको ओपन नहीं रखना चाहिए, इसको क्लोज नहीं रखना चाहिए। अभी देखो डिफरेंस क्या होगा सी टी पी टी में, ये अगर एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सी टी मेजर्स करंट, पी टी मेजर्स वोल्टेज। सी टी कनेक्टेड इन सीरीज़, इट इज़ इन पैरेलल। अब सी टी क्यों यार, क्योंकि हम जो करंट मेजर करते हैं दैट इज़ मेजर्ड इन सीरीज़ एंड पोटेंशियल इज़ मेजर्ड इन पैरेलल। अभी देखो प्राइमरी करंट इज़ हाई और यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज इज़ हाई, सेकेंडरी करंट इज़ लो, सेकेंडरी वोल्टेज इज़ लो। करंट रेटिंग यूजुअली अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पेयर, इसकी 110 वोल्ट। फ्यू प्राइमरी टर्न्स, अब जो प्राइमरी टर्न्स होती हैं प्राइमरी में वो कुछ कम होती हैं, इसमें प्राइमरी में बहुत ज़्यादा टर्न्स होती हैं। इसकी सेकेंडरी में बहुत सारी टर्न्स होती हैं, इसकी सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी साइड में कुछ कम टर्न्स होती हैं। सेकेंडरी शुड नेवर बी ओपन, सेकेंडरी शुड नेवर बी शॉर्ट सर्किटेड। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आ गया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी करना है करें, पढ़ाई करें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।